गो गोवा गोन। लेट्स स्टार्ट। तो अगर वो एकदम से ऐसे प्राइस बढ़ाएंगे तो कहीं ना उनको कहीं उनके वोटर जाने नाराज की हो वो जाएंगे। है। हाँ, हाँ, उम्मीद ये है कि जैसे इलेक्शन ओवर होंगे तो कुछ ना कुछ हमें देखने बिल्कुल को बिल्कुल। मिलेगा। तो जब वो ऑयल क्राइसिस आया तो उन गाड़ियों पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। बाई चांस अगर तुम्हें लगा कि नहीं यार मैं एक साल चला के निकाल दूंगा, तो सीधा 40% के जो है डेप्रिसिएशन पे जाओगे। दिमाग में बात बैठा लो कि ये मैंने ले ली, 10 साल इसको चलाना नहीं है, रगड़ना है इसको। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उनको फर्क पड़ता है वॉर से? पड़ता है सही सबसे में। ज़्यादा फर्क उनको ही पड़ेगा। होंडा में भी जो है कंपनी फिटेड नहीं आता है, शोरूम फिटेड आता है, लेकिन जैसे अमेज में देते हैं वो, हाँ, नहीं वो नहीं लेना है एलिवेट बिल्कुल में भी। देते हैं वो। कंपनी फिटेड, तो होंडा फैक्ट्री देती नहीं ना। फिटेड नहीं देती, मत लो। छह रीजन है, महीने में एक बार मैकेनिक के पास आपको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। तीन नहीं लाख के नहीं, डिस्काउंट के बाद भी वो जस्टिफाई करता है। 3 लाख डिस्काउंट के बाद जस्टिफाई कर देगा। हाँ, पर वो वो तो चलती नहीं पर्सनली है वो ना, ज़्यादा अच्छी वो लगती है। गांव में नहीं चलेगी हमारे। हाँ वहाँ। और क्या क्या है अपने पॉइंट, हम इधर उधर तो नहीं भाग रहे हैं। थोड़ा सा भाग रहे हैं। सो भाई, सबसे पहले जो है आज का वीडियो कुछ स्पेशल है, और मैं अमन मोटर बाइट से और मेरा भाई विकास सलाहकार से, हम दोनों आज एक साथ आए हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, और हम कुछ सीरियस आज डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्वियसली हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से हैं, तो हम ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही बात करेंगे। और टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक विकास भाई बताएंगे। विकास भाई, थोड़ा थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। अमन भाई, सबसे पहले तो वेलकम आपका। हाँ। थैंक और यू। अभी जो मेन टॉपिक चल रहा है, जो चर्चा में है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं है बट और सब कहीं वही चर्चा में है। फिर आप स्टॉक मार्केट ले लो, आप कहीं देश विदेश कहीं चले जाओ, हाँ, वो है ईरान और यूएस का वार। अब डेली उस पर नई न्यूज़ आती है, डेली न्यूज़ पलटती भी है। हर अभी 2 घंटे में पलट रही है भाई। अब ट्रम्प चाचा तो क्या है कि सुबह कुछ बयान दे देते हैं, शाम को कुछ बयान देते हैं। हाँ तो उनका अलग ही चल रहा है हिसाब किताब। हाँ। तो वॉर जब होता है तो उसका इम्पैक्ट सब चीज़ पे पड़ता है, और ऑटोमोबाइल पे भी उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ अभी पिछले 1 महीने से क्या पेट्रोल 150 रुपये चला जाएगा, क्या पेट्रोल 150 रुपये चला जाएगा, हम न्यूज़ चैनल्स पे भी वैसे भी यही चीज़ सुन रहे हैं। हाँ। तो आज का सवाल यही है, मतलब आज का टॉपिक हमारा ये है कि क्या पेट्रोल 150 जाएगा, पेट्रोल 150 जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर को कैसे ये वॉर जो है वो इम्पैक्ट देगा, गाड़ियाँ महंगी होगी सस्ती होगी, कई सारे सवाल है। लोगों को क्या खरीदना चाहिए, क्या ईवी पे जाना चाहिए, या फिर नहीं नहीं कुछ नहीं होगा पेट्रोल ही खरीद ले, या फिर कुछ टाइम रुक के गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। तो काफ़ी कुछ लोगों के दिमाग में अभी इस टाइम पे चल रहा होगा। पार्ट्स महंगे होंगे कि नहीं हाँ होंगे, हाँ, सेमीकंडक्टर चिप का जो एक बार कोविड के टाइम पे शोर मचा था, क्या बिल्कुल फिर से बिल्कुल। वैसी प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पर पूरी एक फैसिलिटी को ख़राब कर दिया गया, उड़ा दिया गया है, तो अब सेमीकंडक्टर का आने वाले टाइम में इशू तो आएगा, लेकिन कितना आएगा, किस लेवल पे आएगा, वो सारी चीज़ों पे हम बात करने हैं। तो ओवरऑल जो विकास भाई ने बताया, अगर उसका मैं क्रक्स बताऊं, तो क्रक्स ये निकलता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे इस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है भाई? बिल्कुल। तो सबसे पहले पहला टॉपिक उठाओ यार, क्या टॉपिक है हमारा पहला? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पेट्रोल से स्टार्ट करते हैं कि ईरान यूएस के वॉर में इंडिया को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा। और जो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा, ईरान से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिलती है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल। पूरे वर्ल्ड को ईरान से क्रूड ऑयल मिलता है, और उसका ही पूरा खेल है। अमेरिका चाहता है कि मेरा उस पर कंट्रोल रहे, ईरान चाहता है मेरा उस पर कंट्रोल रहे। तो सब ऑयल पे अपनी तानाशाही बनाना चाह रहे हैं कि हम कंट्रोल करें उसको। बिल्कुल। और फिर स्टेट ऑफ हार्मोज, जिसका हम नाम बार बार सुन रहे हैं, तो बेसिकली वो एक रास्ता है जिस रास्ते से सारा जो है आयात निर्यात ये 20 होता है। 30% वहीं से तो आता उस है। पे जिसका कंट्रोल है वो फिर ऑयल को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा अभी तक जो समझ में आया है। मेन बात है कि अभी पेट्रोल के प्राइसिंग में कितना इंक्रीमेंट होगा। अभी हमारे यहाँ इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस पूरी दुनिया में $60 प्रति बैरल था, वहां पर आज $100 जो है पर बैरल के हिसाब से बिक रहा है। इंडिया में उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आया अभी तक? दो चीज़ें हैं, देखो। सबसे पहले तो जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है या घटता है, मान लो घटता है, तो भी ऑयल कंपनी जो है ना वो पेट्रोल का प्राइस कम नहीं करती। अभी कम था तब भी इतना ही पेट्रोल हम खरीद रहे थे, मतलब इतने रुपए तब भी खरीद 90 100 रहे रुपए के आसपास बिक रहा थे। था। और अभी जब बढ़ गया है तब भी हम सेम रेट पे खरीद रहे हैं। तो ऑयल कंपनीज क्या करती है ना, एक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन, जब क्रूड ऑयल का प्राइस कम रहता है तो वो अपना वो सिक्योर करती रहती है। कंपनीज हैं या सरकार की बात नहीं, करें? कंपनीज भी है, उसमें सरकार भी आती है। फिर तो कंपनीज ने अपना प्रॉफिट कर लिया अपनी तरफ, ठीक है। फिर जब प्राइस बढ़ता है तो कंपनीज को सरकार थोड़ा सा वो करती है, थोड़ा लगाम लगाती है कि भाई अब थोड़ा इसको सेटलमेंट में रखना। तो इन दिनों अगर उनका कुछ लॉस होता है तो भी वो उसको आराम से बियर कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रॉफिट अपना बुक किया हुआ है।
तो तो सबसे मतलब एक तरह से ये मान के चलें कि वो पहले से ही अपने आप को सेफ जोन में रख के चलते हैं कि आने वाले टाइम में अगर कोई दिक्कत आती है तो उनको इमीडिएटली प्राइस ना बढ़ाना पड़े और वो अब अपने प्रॉफिट्स में से ही उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल, जैसे अभी एक महीना पूरा प्राइस हाई रहे, ठीक है, पर हमें इंडिया में कोई भी प्राइस हाइक देखने के लिए नहीं नहीं मिला, मिला। पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट का भी बड़ा इसमें रोल है, पॉलिटिक्स जो है वो अपनी जगह काम करती है। अभी इलेक्शन है, आपको बताया, सेंटर में बीजेपी है, तो अगर वो एकदम से ऐसे प्राइस बढ़ाएंगे तो तो कहीं ना उनको कहीं उनके वोटर जाने नाराज़ की हो वो है। जाएंगे। हाँ। हाँ, तो इस तो ये वजह से एक भी बड़ा रीज़न है कि इलेक्शंस की वजह से भी हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। उम्मीद ये है कि जैसे इलेक्शन ओवर होंगे तो कुछ ना कुछ हमें देखने को बिल्कुल बिल्कुल। मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार होगा, हिस्ट्री भी आप उठा के देखोगे तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हैं। तो हाँ। 1973 में जब ऑयल क्राइसिस आया था, तो अमेरिका में ना मसल्स कार की काफ़ी वो थी पॉपुलैरिटी, मसल्स कार काफ़ी बिकती थी, माइलेज उनकी कम थी, इंजन बड़े बड़े V8 इंजन थे। तो जब वो ऑयल क्राइसिस आया तो उन गाड़ियों पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, उनकी पूरी मार्केट वहाँ पे डाउन चली गई थी, क्योंकि ऑयल प्राइस इतना बढ़ गया था, मसल्स कार को लोग चला ही नहीं पा रहे गाड़ी थे। लेना ही नहीं चाह रहे थे। बिल्कुल ना, वो बिक रही थी, जो इनके पास थी वो चला नहीं पा रहे थे, फ्यूल प्राइस हाइक होने की वजह से। और उसी टाइम पे होंडा और टोयोटा ने वहाँ पे अपनी मार्केट जो है वो बनाई, वो बनाई। छोटी गाड़ियाँ, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ बनाई उन्होंने, और वो वहाँ पे सेल होने लगी। तो वो 1973 के जो ऑयल क्राइसिस है ना, उसके अंदर ये एक बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिला था ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और फिर उसके बाद एक वॉर हुआ था 1979 में, शायद ईरान और इराक का वॉर था, तो वहाँ पे भी ऑयल प्राइसेस जो है वो काफ़ी बढ़ गए थे, क्रूड ऑयल जो है काफ़ी वो हो गया था। तो तब भी गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई आप फ्यूल एफिशिएंट जो है वो गाड़ियाँ बनाओ, गाड़ियाँ थोड़ी हल्की बनाओ, जिस वजह से वो फ्यूल एफिशिएंट हो, ज़्यादा पेट्रोल डीजल की खपत ना हो। तो ऐसा हमें 2 बार देखने के लिए मिला। फिर तीसरी बार 1990 में भी जो है वो हमें ये चीज़ देखने के लिए मिली। और तब 1990 का जो वॉर हुआ था उसके बाद ही टोयोटा ने फिर अपनी ये हाइब्रिड पे काम करना शुरू किया, और आई थिंक जनरल मोटर्स ने पहले ईवी पे काम करना स्टार्ट किया था उसी दौर में, कि भाई हमें पेट्रोल पे डिपेंडेंट ना होना कुछ पड़े, यानी कि ऑल्टरनेटिव क्रूड ऑयल निकाला पे जाए। डिपेंडेंट ना होना कोई पड़े। ऑल्टरनेटिव निकाला जाए। बिल्कुल। और क्रूड ऑयल का क्या है कि सिर्फ अब हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल 150 हो जाएगा, तो क्रूड ऑयल से सिर्फ पेट्रोल डीजल का प्राइस नहीं बढ़ेगा। क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो आपकी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री को इम्पेक्ट करता है वो। फिर चाहे वो कुछ भी हो, मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी, फिर चाहे वो आपकी खेती बाड़ी हो, आपकी इंडस्ट्री हो, स्टील वगैरह की इंडस्ट्री आपकी होगी, ठीक है, देन आपकी प्लास्टिक की इंडस्ट्री को वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, हर चीज़ पे इम्पैक्ट डालता है। मेनली तो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन है, जहाँ महंगा हो जाता ट्रांसपोर्टेशन है। बढ़ेगी वहाँ पे वो सारी चीज़ों के पे इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। बिल्कुल। और अपनी गाड़ियों में क्या है, सिर्फ लोहे से थोड़ी बन रही है गाड़ियाँ, या स्पेयर सिर्फ पार्ट्स भी पेट्रोल हैं। थोड़ी खा रही है, कितने सारे स्पेयर पार्ट्स है। 50% चीज़ें जो है वो लोहे से अलग है। लोहे का भी ऑल द वे प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि उसको माइन करने के लिए भी काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए, जिनके लिए वो डीजल चाहिए ही चाहिए। तो प्राइस तो तो आप हर डायरेक्टली और चीज़ का इनडायरेक्टली बढ़ेगा। जो है वो हर एक चीज़ पे इम्पैक्ट अपना डालेगा। बिल्कुल। दूसरा चीज़, हम जो जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, हाँ जो हाँ। कोई स्पेयर पार्ट अगर बाहर से आ रहा है, कोई एक्सेसरी आ रही है, कोई प्लास्टिक पार्ट आ रहा है, या सीबी यूनिट्स आ रही है अगर हम बात करें टू बी प्रिसाइज, तो वो सारी चीज़ें जो है शिप के थ्रू आ रही हैं। अब शिपिंग की कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ गई है, या अब शिप्स जो है आ ही नहीं पा रही हैं, इंडिया तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो इंश्योरेंस भी उसकी जो कॉस्टिंग बढ़ जाती है, और जहाँ पे इंश्योरेंस की कॉस्टिंग बढ़ेगी वहाँ पर वो चीज़ महंगी हो जाएगी। ये एक साइकिल है मेरे हिसाब से, जो चीज़ें जो है आपकी गाड़ी में सिर्फ एक पेट्रोल नहीं, बाकी सारी जैसे आपने बोला कि और भी सारी चीज़ें जो यूज़ होती हैं उन सब में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल। आप देखो ना, जितने भी प्लास्टिक पार्ट्स है गाड़ी में, कितना काफी किलो प्लास्टिक जो है वो यूज होता है, डैशबोर्ड पे, अपने डोर्स पे हो गया। बहुत जगह, बहुत अभी जगह। अब बम्पर्स को भी जब फाइबर में बनाया था ना, तब उसके पीछे भी यही था कि गाड़ी को हल्की हमें बनाना है। मेटल के बम्पर तब इसलिए यूज करने बंद किए थे, ठीक है, सेफ्टी के उससे भी था कि मेटल के माइलेज का भी बम्पर था नहीं होने कि चाहिए, थोड़ी बट गाड़ी गाड़ी को ओवरऑल हल्का भी बनाना है। तो डैशबोर्ड के सारे पार्ट्स अपने प्लास्टिक के हैं, तो प्लास्टिक पूरा बढ़ जाता है जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, ठीक है। देन अपने पास टायर्स जो है, तो नेचुरल रबड़ उसमें कम यूज़ होता है, सिंथेटिक रबड़ ज़्यादा यूज़ होता है, 70% आई थिंक सिंथेटिक रबड़ यूज़ होता है, और वो भी पेट्रोल के डेरिवेटिव से, मतलब क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव से बनता है। तो वो ऑल द वे वो प्राइस हाइक हो जाएगा। तो आप मान के चलो 50% जो पार्ट्स है वो क्रूड ऑयल इम्पैक्ट करता है, और वो बढ़ गए हैं। अब महिंद्रा टाटा अपने देश की कंपनियाँ हैं, बट ऐसा थोड़ी है वो सब कुछ अपनी इधर ही बना रही है। वो इंपोर्ट कितनी चीज़ें करती है, सेमीकंडक्टर सारा इंपोर्ट है। 1000+ चिप्स जो है वो गाड़ियों में लगती है, एक गाड़ी बनाने में 1000+ चिप लगती है, वो सब बाहर से आता है। बाहर से आएगा तो महंगा होगा ही। अब सेमीकंडक्टर का इतना बड़ा क्राइसिस आने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि जो पूरी फैसिलिटी जो भी इस गल्फ वॉर में
उड़ा दी गई है, अब वो फैसिलिटी रातों रात तो नहीं खड़ी हो जाएगी दोबारा से। अब वो सेमीकंडक्टर पूरी वर्ल्ड में वो सेमीकंडक्टर की जो है सप्लाई चलती थी वहाँ से, हालांकि बहुत सारे और कंट्रीज भी हैं। अभी पीछे जब कोरोना के टाइम पे सेमीकंडक्टर का इशू हो गया था, 6-6 महीने नहीं आ रही थी, तो कंपनीज ने क्या किया कि सेमीकंडक्टर वो फोल्डेबल ORVMs देने बंद कर दिए थे। अभी मुझे याद है कोरोना के टाइम पे तो XUV 700 एक दोस्त को हमने दिलवाई थी, तो वो पीछे उसकी लाइट जो होती है ना कनेक्टिंग वाली, वो वाली लाइट जो है वो दी नहीं उन्होंने। 2 चाबियों की जगह 1 चाबी दे रहे थे चिप की वजह से। वो लाइट बोले कि सर जब ये होगा कोरोना खत्म तब आप आ जाना, हम इसको second key आपको रिप्लेस करके दे देंगे। वो जलती नहीं थी वो, वहाँ पे एक पार्ट जो होता है हाँ, डिग्गी नहीं की जलता तरफ था, वाला, वो नहीं पार्ट जलता नहीं था। जलता था। मैं ये चीज़ तो मैं भी तब ये सोच रहा यार ये बड़ी वो है कि लाइट नहीं दे रहे हैं, बाकी सब चीज़ बना रहे हैं। चलो ये इम्पैक्ट से आगे बढ़कर अब देखते हैं कि अब कार्स पे जो हम बात कर रहे थे कि अब नियर बाय फ्यूचर में इंडियन कंज्यूमर्स को कार अगर किसी ने बाय करनी है तो इज इट द राइट टाइम या ईवी की तरफ जाना चाहिए? ईवी की तरफ जा रहा है, लोगों का शिफ्ट हो रहा है माइंडसेट। देखो, मुझे हमेशा से ये लगता है कि ईवी लोग इन्वायरमेंट के लिए तो नहीं खरीद रहे। मैंने किसी एक बंदे को नहीं देखा कि भाई मैं इन्वायरमेंट को सेफ रखूंगा ईवी लूंगा, नहीं। क्या सबको ये mentality है है कि अपने को अपनी कॉस्ट बचानी है। ईवी गाड़ियाँ सस्ती पड़ती है, बिल्कुल सस्ती पड़ती है अगर आप उनको घर पे चार्ज करते हो। ये आपको, मुझे तो पता ही है कि घर पे चार्ज करने पे ही वो सस्ती पड़ती है। जब आप उसको डीसी फास्ट चार्जिंग पे चार्ज करते हैं तो 18 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये पर किलोवाट देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको डीजल के बराबर पड़ जाती हाँ, है। वो लगभग 3.25 साढ़े 3 रुपए पर किलोमीटर के आसपास चली जाती है, जो कि डीजल से भी महंगा है। हाँ, महंगा है। और घर आप चार्ज करते हो तो 80 पैसे, 1 रुपए के आसपास जो है वो आप उसको चला सकते हो आराम से। तो अभी मेरा तो ये प्रोस्पेक्टिव है कि ईवी गाड़ी अगर आप लेना चाह रहे हो इस फ्यूल प्राइस हाइक की वजह से, या फिर आप ऐसे कुछ सोच रहे हो, तो भी आपको 10 बार सोचना है ईवी लेने के लिए। मेन पॉइंट ये है कि इस वॉर के इम्पैक्ट की वजह से लोग अब पेट्रोल डीजल छोड़ करके ईवी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि अब यार ईवी ले लेते हैं, पेट्रोल डीजल 150 रुपये जाएगा। बिल्कुल सोचेंगे लोग, क्योंकि अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो वो गाड़ी उसकी भाई कोई काम की नहीं रहेगी। पेट्रोल गाड़ी ले लेगा, वो 150 रुपये में चल रही है, 10-12 किलोमीटर, मान लो कोई ठीक ठाक गाड़ी लेगा तो उसका क्या फ़ायदा। अभी जैसे मुझे कार लेनी है, आज की डेट में कोई XYZ कार लेने जा रहा है, तो उसको क्या माइंड में रखना चाहिए? अभी ईवी के लिए चले जाना चाहिए क्योंकि ईवी का फ्यूचर सेफ है, हालांकि बैटरीज तो वो भी इंपोर्ट हो रही हैं सारी। ईवीज भी हम मोस्टली चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी इम्पैक्ट तो करेगी बिल्कुल। कॉस्टिंग उसकी भी बढ़ेगी। अब कल को अगर बैटरीज और ज़्यादा महंगी होगी, क्योंकि मेन जो 60% कॉस्ट है एक गाड़ी की वो एक बैटरी ही है, उसके ऊपर जो बाकी है वो तो 30-40% ही रह जाता है। तो बैटरी सस्ती होती है तो गाड़ी सस्ती हो जाती है, बैटरी महंगी होती है तो गाड़ी महंगी हो जाती है। तो ईवीज के लिए जाना कितना फायदेमंद है? पेट्रोल डीजल लेना ही समझदारी है या अभी गाड़ी ना ही लेना वही ज़्यादा समझदारी की बात है? देखो, इस पे मेरे 2-3 ओपिनियन है। सबसे पहला तो कि भाई आपको गाड़ी की कितनी नीड है, ठीक है। अगर आपको ये है कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए ही चाहिए, तो आपके लिए राइट टाइम है, आप अभी खरीद लो। फिर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं ना, गाड़ी लेनी है, आपके पास कार नहीं है तो ये है कि आप 3-4 महीने में प्लान कर रहे हो ना, तब उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसी महीने ले लो, अभी ले लो। हाँ, आप वो 3-4 महीने का वेट मत करो, क्योंकि ऐसा कोई ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा कि 3-4 महीने बाद गाड़ी सस्ती होगी। सस्ती तो नहीं होगी। अभी प्लस पॉइंट ये है कि अभी महंगी नहीं है। अभी वो वाला जो इम्पैक्ट है ना, वो डायरेक्ट आया नहीं है, वो इम्पैक्ट अभी नहीं आया है, तो आप अभी खरीद लो गाड़ी। हाँ। आपको जो भी गाड़ी खरीदनी है, अब पेट्रोल खरीदोगे, डीजल खरीदोगे, ईवी खरीदोगे या फिर सीएनजी खरीदोगे, इसके ऊपर मेन मुद्दा आता है। तो ईवी आपको और मुझे पता है कि ईवी सेकेंडरी तौर पे जो है वो हम मेनली यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी तौर पे मैं सजेस्ट नहीं करता ज़्यादातर कि भाई आप ईवी लो, ठीक है। प्राइमरी गाड़ी नहीं रख सकते, प्राइमरी गाड़ी नहीं है। प्राइमरी उनके लिए हो सकती है जो बिल्कुल एकदम टायर 1 सिटीज़ में रहते हैं, कि जहां अगर उनकी ईवी गाड़ी उस टाइम पे चार्ज नहीं है तो उनके पास दूसरा ऑप्शन है, उठाया और चल दिए, या फिर कैब फैसिलिटीज़ वगैरह होगी। पर जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं, गांव देहात के थोड़े से एरिया में, यहाँ पे वो चीज़ काम नहीं करेगी। मतलब अगर एक ऑप्शन आपके घर पे जो चार्ज कर रहे हैं वो नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इतनी इजीली मिलेगी नहीं फास्ट चार्जिंग। ये है, फास्ट चार्जिंग पे भी आप चार्ज करोगे तो घंटा 1.5 घंटा तो खाएगी आराम से लगेगा, ठीक है। अगर फास्ट चार्जिंग पे कोई दूसरी गाड़ी लगी हुई है तो वहाँ वेट पे वेट करना पड़ेगा। और अभी एक्चुअली में वेट करना पड़ जाता है फास्ट चार्जिंग पे। अभी लोग खरीद रहे हैं क्योंकि गाड़ियां, अब क्या हो रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं चल रहा है। अब क्या हो रहा है, लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे नहीं ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। तो वेट करने वाली जो जगह चीज आप बता रहे हो ना, वो हो रही है लोगों को। हाँ, अब
ईवी इसलिए मैं सेकेंडरी तौर पे वो करता हूँ कि आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए तब फायदा करेगी। कि आप दिन में 150 किलोमीटर चल रहे हो, ठीक है। सेकंड चीज़, आपके घर पे चार्ज होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़, आपके घर पे एक प्राइमरी कार इमरजेंसी के लिए होनी चाहिए। हाँ, तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है देन यू कैन बाई ईवी। और अभी प्राइस काफ़ी कम हो गया है ईवी का एक्चुअली। आप देख लो पंच ईवी 5 GB क्या क्या बढ़िया बढ़िया प्राइस प्राइसिंग पे आई है। तो एक अगर कोई मीडियम 8.5 आदमी लाख से खरीद रहा है, 8.65 से आपको मिल जाती कोई मीडियम आदमी खरीद रहा है तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है पंच ईवी। अच्छी और फिर उसके ऊपर विंडसर मुझे काफ़ी जो है वो बेटर हाँ लगती है। उसकी बहुत, चलो वो फिर भी आपको एक थोड़ी हायर रेंज में चली जाती है, हम्म। 15-16 के आसपास चली जाती है। बट ये है कि बैटरी पैक भी अब जैसे टाटा ने पंच पे बढ़ा दिया है तो उसकी रेंज भी बढ़ गई है। बिल्कुल। और प्राइमरी तौर पे अगर आप ईवी ले भी रहे हो, आपका ये है कि नहीं यार मुझे ईवी ही रखनी है, तो फिर मैं सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ी हायर एंड साइड आप लो जिसकी रेंज जो है वो बेटर हो। मान लो आपको 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज दे तो वो गाड़ी वो मेरे गाड़ी को सही है, थोड़ी सही, रियल टाइम 400 किलोमीटर हो, ऑन पेपर वाली ऑन नहीं। पेपर वाली। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी है जो आपको वैसे तो बता देती 400 लेकिन होती नहीं है। तो फिर मोटा मोटी बात यही है कि ईवी आप ले सकते हो, 3 पॉइंट जो मैंने बताए उस पे ले सकते हो। और एक और थोड़ा सा और अगर हम इलेबोरेट करें मेंटेनेंस कॉस्ट का पॉइंट, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ऑल द वे क्रूड ऑयल का प्राइस हाइक होता है तो फिर पेट्रोल डीजल का मेंटेनेंस भी वहाँ पे हाइक हो जाता है। इंजन ऑयल वगैरह जितने भी हो गए और ये सब चीज़ें, ये भी उन्हीं के डेरिवेटिव्स है, ठीक है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी आपकी। दूसरा, आप रनिंग कॉस्ट तो आपकी बढ़ेगी पेट्रोल डीजल गाड़ी अगर आप लेते हो तो ईवी में ये 2 चीज़ें आपकी कम हो जाएगी वहाँ पे। गाड़ी खरीदने में भी महंगी हो ही जाएगी। गाड़ी खरीदने में तो डेफिनेटली महंगी होगी, पर उसका मैं ये सोचता हूँ कि ईवी भी फिर कहीं ना कहीं प्राइस का जो इम्पैक्ट है महंगी होने का वो वो ईवी उस पे पे भी भी आएगा। जाएगा। हाँ, तो वो वहाँ पे मैच हो जाएगा। और बाकी डैशबोर्ड के पार्ट्स हो गए या टायर वगैरह हो गए, सेम वो ही है। दोनों में सेम है, तो उन पे ज़्यादा कोई वो नहीं आएगा। तो रनिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी और आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी और वो लॉन्ग टाइम तक रहेगी, ठीक है। आप ईवी ले रहे हो तो ये नहीं है कि आप 2-3 साल के लिए लो, 10 साल दिमाग में बात बैठा लो कि ये मैंने ले ली, 10 साल इसको चलाना नहीं है, रगड़ना है इसको। हाँ बिल्कुल, तभी आप उस पे जो है अपना पैसा वसूल ROI कर पाओगे, बिल्कुल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि उनका रीसेल का अभी कुछ वो नहीं है। अभी जैसे पीछे मेरे से किसी ने पूछा कि ईवी लेनी है, ईवी ट्राई करनी है। मैंने कहा अगर ट्राई करनी है तो भाई नहीं मत खरीदना, क्योंकि सीधा अगर तुमने बाई चांस अगर तुम्हें लगा कि नहीं यार मैं 1 साल चला के निकाल दूंगा, तो सीधा 40% के जो है डेप्रिसिएशन पे जाओगे। 40% से भी ज़्यादा मुझे लगता है। 40 से 45% के हाँ, डेप्रिसिएशन पे बिल्कुल, जाओगे और उसमें फिर आपको हो जाएगा नुकसान। इससे अच्छा ये है या तो आप एक सेकंड हैंड ले लो, क्योंकि सेकंड हैंड ऑलरेडी जो है उसकी रीसेल बहुत कम है। आप उस पर ट्रायल ले सकते हो आराम से कि भाई गाड़ी चलने में कैसी आपको सूट करेगी नहीं करेगी। गाड़ी ईवी तभी लेना जब आपको उसको लॉन्ग टर्म चलाना हो, जब आपको पता है कि भैया मुझे पता है कि मैं ये चला लूँगा, मेरे आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मेरे घर पे भी मैं सेटअप कर लूँगा और इसको कम से कम नहीं तो 5 से 7 साल रखूँगा। अब तुम 10 साल कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ 5 से 7 साल तो मिनिमम होना चाहिए सोच के, तब आपकी जो है वो रिटर्न ROI जो है वो रिटर्न निकल के आएगी, नहीं तो नुकसान में जाओगे। और दूसरा, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ मोस्टली कि अगर आप रनिंग कॉस्ट कम करने के तौर पे ले रहे हो तो फिर आप ज़्यादा महंगी गाड़ी मत लो। ऐसा नहीं है कि आप 31 लाख की भी खरीद के बैठ गए हो, कोई फायदा तो ही नहीं वो है। फायदा नहीं देगी आपको। आपको ये छोटी गाड़ी, आप टियागो ले लो, टियागो ईवी ले लो, पंच ईवी ले लो। टियागो ईवी से भी फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि पंच ईवी पे ही जाए। पंच ईवी टियागो ईवी अभी थोड़ी सी अपडेट भी होके आने वाली अभी है। नया बेस फेस लिफ्ट आने और वाला उस है। पर वैसे एक चीज़ बताऊँ, गाड़ी जैसे अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, लेडीज़ हैं, अगर आप घर पे एक गाड़ी रखना चाह रहे हो ना, ये भी अच्छी गाड़ी है, बढ़िया चलती है। रेंज थोड़ी कम है, 200 सवा 200 के आसपास रहती है, बट गाड़ी वो भी कम कॉस्ट में आपको एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी देती है, जो मुझे लगता है। टियागो, हाँ हाँ चलो आपका प्रोस्पेक्टिव है, बट मैं अगर पेट्रोल पंच और पेट्रोल टियागो भी कोई मेरे से पूछता है ना, तब भी मैं उसको हाँ, पेट्रोल उस पर कंपेयर पे जाओगे। अगर किसी को अपने रिकमेंड ऑफिस करता लेके जानी है, रेगुलर चलानी है, फैमिली कार है, तो फिर पंच के लिए जाओ। स्पेसियस है, थोड़ी सी हाँ, सस्पेंशन बहुत, अच्छे हाँ, हैं, बिल्कुल। तो ये 2-3 पॉइंट चलो फिर एक वो SUV बात वाली, की बात है। एक हाँ। हम इंडियंस को वो SUV वाली फील भी देती है। अब भाई निकालो अपने पिटारे में से नेक्स्ट पॉइंट, क्या पॉइंट है हमारा? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो थोड़ा मिडिल क्लास की तो हमने बात कर ली, अब लग्जरी बायर्स के ऊपर चलते हैं। अच्छा, उनको फर्क पड़ता है वॉर से? पड़ता है सबसे सही में? ज्यादा फर्क उनको ही पड़ेगा। CBU, हाँ CBU का एक बार मैं बता दूं, जिन लोगों को थोड़ा डीप नॉलेज नहीं है, तो CBU होती है कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, यानी कि जो गाड़ियाँ सीधा पूरी बन के तैयार होके इंडिया में आ रही है। कुछ गाड़ियों के पार्ट्स आते हैं, उनको असेंबल किया जाता है, फिर बेची जाती है, और कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे ही मैन्युफैक्चर की जाती है। तो 3-4 टाइप से जो है गाड़ियाँ होती है। तो कंप्लीटली बिल्ड यूनिट यानी कि पूरी की पूरी गाड़ी ही आएगी। बाहर अब से आ उस रही पे है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बताओ। भाई पहले मैं तो कहता हूँ वो गाड़ियाँ पहले ही महंगी होती हैं।
ऑलरेडी उन पे कितना कितना परसेंट तो सरकार टैक्स लगा देती है। ऑलरेडी वो इतनी महंगी गाड़ियाँ होती है। कई कंपनीज ऐसी हैं जो गाड़ी कार्स तो उनकी अच्छी हैं, पर वो इंडिया में इसलिए नहीं बिक पाती क्योंकि उन टैक्स ही इतना लग जाता है कि फिर वो आउट ऑफ बजट हो जाती हैं और वैल्यू फॉर मनी नहीं रह जाती। मतलब वो फिर वो बंदा सोचता है यार इतने पैसे में ये गाड़ी लूंगा से अच्छा मैं ये ना ले लूँ। और एक एग्जांपल मेरे को ये है, अभी रिसेंटली पिछले साल ही आई टेस्ला। टेस्ला ने पूरा वो किया कि भाई हम इंडिया में गाड़ियाँ बेचेंगे। गवर्नमेंट ने क्या, नहीं प्लांट लगा के बेचो, प्लांट लगा के बेचो। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे ही एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो क्या लगता है आपको, हिट एंड ट्रायल चलेगा उनका? नहीं भाई, किसी भी हाल में नहीं। क्योंकि देख, इंडियन कंज्यूमर ना आज की डेट में बहुत इंटेलिजेंट है। हम लोग को अगर हम लोग कहें कि यार अगर हम किसी को कार सजेस्ट भी करते हैं ना, तो वो सिर्फ हमारी वीडियो देख के नहीं जाता, वो 10 जगह देख के जाता है, 10 जगह अपने डाउट्स क्लियर करता है, 10 शोरूम में जाता है, 10 गाड़ियाँ ट्राई करता है, उसके बाद गाड़ी लेता है। ठीक है, तो आज की डेट में कंज्यूमर बहुत स्मार्ट है। उनको पता है कि मैं जो पैसे खर्च रहा हूँ वो मुझे सही जगह पे इन्वेस्ट करने हैं, सही जगह पे लगाने हैं, तभी मिलेगा। अगर एक गाड़ी जो बाहर, अगर दुबई में ही बात कर लें, तो अगर वही कार वहाँ पे 35 लाख की बिक रही है और यहाँ वो 70 लाख की बिक रही है, तो वो कहाँ से वो जो है वो जायज़ है यार मेरे हिसाब से। अगर वो टैक्स ही उस पर इतना लग गया तो सामने वाला कहेगा यार इतने 70 लाख रुपए में फिर मैं लग्जरी उस पर नहीं चला जाऊँगा। अगर हाँ किसी के माइंड में कीड़ा है कि मुझे लेनी ही टेस्ला है, मैं एक बार मतलब मुझे टेस्ला के अलावा लेफ्ट राइट कहीं देखना ही नहीं है, तो भाई उसकी तो फिर आप बात, वो तो फिर वो लोग हो गए ना जिनके पास पैसा ही अनाप शनाप पैसा है, वो तो खरीद उनको सकता है। कुछ नहीं मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वो कैटेगरी अलग हो गई। लेकिन अगर एक जो बंदा थोड़ा सोच समझ के लेगा तो 70 लैक्स में आपके पास बहुत ऑप्शंस खुल जाती हैं यार। अच्छी से अच्छी ऑप्शन आपके पास आ जाती हैं जिसमें फीचर भी आपको उससे ज़्यादा मिलेंगे। तो मोटा मोटी बात यह है कि सीबीयू गाड़ियाँ तो एकदम ही आउट ऑफ बजट चली जाएगी, फिर उनको लेने का बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं रहेगा अगर प्राइस हाइक होता है तो। ऑब्वियसली ऑलरेडी टैक्स लग रहा है, उस टैक्स के ऊपर फिर आप 2 तरीके के टैक्स 4 और जोड़ दोगे और उस पर कॉस्टिंग और इंक्रीज हो शिपिंग कॉस्ट जाएगी। बढ़ जाएगी, डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, तो आपको वो फिर चलो ज़्यादा मैं आपको पैसे में। एक एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ये मेरे को लगता है लोग भी इससे एग्री करेंगे। आप स्कोडा कॉडियक ले लो या फॉक्सवैगन की आप टिगुआन ले लो। ठीक है, ये कार जो है वही प्लेटफॉर्म है जो ऑडी यूज़ करता है अपने उसमें। तो एक तरह से जब आप इनके अंदर भी बैठते हो तो आप ये कहते हो कि भैया फील भी वैसी आती है, चलने में भी वही आपको वही वैसे ही इंजन मिलता है, क्योंकि है इंजन ही वही है, सेम ही वही इंजन यूज़ हो रहा है। पार्ट्स की शेयरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि पेरेंट कंपनी तो वही है ना पीछे। बिल्कुल उसके बावजूद भी आपको ऑडी फिर दिख जाएगी, लेकिन कॉडियक और टिगोन आपको कितनी दिखती है रोड पे, ये बताओ। बिल्कुल। क्योंकि वो कॉस्ट, अब जो कॉस्ट पीछे वहाँ पे बाहर यूरोपियन कंट्री में बिकती है उसके ऊपर टैक्स ही इतना लग जाता है कि यहाँ आते आते बंदा कहता है यार आपकी जेब में आज पैसा है, तो मैं आपको कहूँ तो आप कहोगे यार मुझे टशन भी तो दिखाना है ऑडी का। मैं फॉक्सवैगन लेके निकलूंगा वही 45-50 लाख में, तो मैं ऑडी लेके निकलूंगा, तो आपकी किस में ज़्यादा वो होगी? ब्रांड अवेयरनेस किसकी ज़्यादा है? ऑडी लग्जरी में आती है और स्कोडा वोक्सवैगन ये मास मार्केट कार्स भी बनाता बट है। मैं अगर आपको तो फिर भी बोलूँ ना, तो अगर आप देखो ना, तो मेरे को लगता है कि अगर इसमें टैक्सीज वाला प्रॉब्लम ना हो ना, तो उससे बढ़िया गाड़ी नहीं है कोई। वो गाड़ियाँ थोड़ी सी सस्ती हमें मिले तो वो बहुत अच्छी गाड़ी कंपनी ने है। कोशिश भी करी सस्ती करने की, पर कितनी सस्ती कर लेंगे, वो सीबी यूनिट्स हैं, बिल्कुल। कितनी वो अपने अपने घाटे में तो बेचेंगे नहीं। अभी आप देखो स्कोडा सुपर भी इन्होंने लॉन्च की, प्राइस ज़्यादा चला गया, कुछ 2-4-5 महीने बाद उनको फिर 5-5-6-6 लाख रुपए सस्ती करके डिस्काउंट करके बेच रहे हैं, और तब भी नहीं बिक रही है। नहीं बिक रही। जबकि वही प्रॉब्लम फॉर्च्यूनर वही है। बिकती जा रही है, बिकती जा रही है, कितनी महंगी हो अब जाए। अब वही बात है, आप अब आज की डेट में अगर आपको मैं दो ऑप्शन सामने रख दूं ना, तुम्हारा हाथ फॉर्च्यूनर पे ही जाएगा। हाँ। चाहे फॉर्च्यूनर उससे आधे फीचर भी नहीं दे रही होगी, फिर बिल्कुल। भी तुम कहोगे नहीं भाई मेरा तो टोरा सारा इस पे फॉर्च्यूनर पे बैठता है। टोरा भी है, उल्टा रीसेल वैल्यू का रीसेल वैल्यू बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंडियन मार्केट पे। लोगों को पता है कि यार कल को मैं बेचने जाऊंगा कुछ नहीं बिकेगी मिलेगा, बिकेगी नहीं। वो धीरे धीरे फिर आपकी डेप्रिसिएशन बढ़ती जानी है, अब 6 महीने बाद और कम हो जाएगी वो। हाँ चलो रीसेल वैल्यू छोड़ो, इस पे बाद में आएंगे। सीबीयू पे थे हम, तो सीबीयू तो खत्म है अभी। अगर रेट बढ़ता है तो सीबीयू वालों के लिए तो बड़ा पंगा है, और लग्जरी कार्स बायर के लिए काफ़ी मुश्किल जो है वो नहीं। तो कुल मिला के अगर हम इसका कंक्लूड करें तो सीबीयू पहले ही कम बिकता था, इंडियन मार्केट जो है उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाती थी। अब तो मुझे लग रहा है कि इसका वॉल्यूम और कम हो जाएगा। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक वो किया था कि हम टैक्स कम कर रहे हैं, तो एक बड़ा पब्लिकेशन हाउस था, उसने सीधा ही पोस्ट डाल दी कि डिफेंडर अब 50 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी, अब ये इतने लाख, ऐसे फोटो डाली है बाकायदा, करंट रेट डाला है, और उसके बाद कुछ नहीं कम होने लगा। जिस दिन ये स्टेटमेंट आई थी ना, उसके 1 घंटे बाद 6-7 गाड़ियाँ जो टॉप की, जैसे जो जी वैगन वगैरह है, जो मतलब लोग जानते हैं,
जिन पोस्ट पे व्यू आ सकते हैं वो 6-7 गाड़ी डाल दी कि ये इतनी 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 ये इतनी इतने कम की हो जाएगी। जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। ओके, सो भाई हमने बात कर ली वॉर इम्पैक्ट, जो हमारा थोड़ा मेन टॉपिक था आज का। तो वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके मोटे मोटे अभी पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। तो मैंने जैसा बताया कि अगर आपको 3-4 महीने में आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आप अभी जाके खरीद लो, ठीक है। पेट्रोल खरीदनी है, और ईवी नहीं खरीदनी करे, है। अगर बहुत ज़रूरत में नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी रुक जाओ, वेट करो, वेट एंड वॉच। अभी बहुत बार ऊपर नीचे होंगी चीज़ें। हाँ हाँ बिल्कुल, टाइम अभी मान लगेगा। लो आप 4-5 महीने तक आपका कोई प्लान नहीं है तो आप रुको गाड़ी अभी। सही चल रही है जो एग्जिस्टिंग है, तो अभी वही जहाँ हो वहीं रुक जाओ। बिल्कुल, ईवी का हमने कर लिया कि ईवी आपको क्यों लेनी चाहिए। ईवी का तो मेरा सिंपल से वो 3 पॉइंट्स है, अगर वो जस्टिफाई होता है आपकी यूज के हिसाब से तो आप लो, नहीं तो जाने दो, ठीक है। तीसरी चीज़ अभी आती है कि सीएनजी। छोटी गाड़ियाँ जो है वो इस टाइम पे मुझे लगता है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होगी। जो गाड़ियाँ कम प्राइस में आ जाएगी, फ्यूल कंजप्शन जो है जिनका कम है, तो वो कहीं ना कहीं एक बेटर चॉइस बन सकती है। आप मान लो एक 12 लाख की नेक्सॉन खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप एक छोटी गाड़ी यानी कि एक हैचबैक खरीद लो या फिर एक माइक्रो एसयूवी ज़्यादा सेंस बनाती है इस टाइम पे, जो माइलेज अच्छी दे। सीएनजी के पर्सपेक्टिव से। सीएनजी के प्रोस्पेक्टिव से भी बिल्कुल है, और पेट्रोल में भी अगर आप देखते हो तो भी छोटी गाड़ी, देखो फ्यूल नेक्सॉन एफिशिएंट तो गाड़ी। ऑलरेडी 19,000 गाड़ी महीने की, 18-19,000 महीने की हाँ, निकल अभी रही है। टॉप सेलिंग कार थी अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो मुझे क्या लगता है कि रीज़न उसका एक कंबाइंड रीज़न, एक तो खैर वो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ईवी सब ईवी में है, सब ये में भी है एक बहुत बड़ा बिल्कुल। रीज़न है। हालांकि और एक प्लस पॉइंट जो नेक्सॉन के साथ है वो ये कि टर्बो सीएनजी है। हम्म हालांकि थोड़ी सी माइलेज कंपेयर करें मारुति की सीएनजी से तो थोड़ी कम है, लेकिन अगर आपको पावर भी चाहिए, आपको पेट्रोल और सीएनजी में चलाने में डिफरेंस भी कम चाहिए, मतलब पता ही ना लगे कि सीएनजी चल रहा है, तो मेरे हिसाब से एक नेक्सॉन सीएनजी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। हम्म उसके अलावा मारुति के पास तो फिर जग जाहिर है कि उनकी सीएनजी और उनका इंजन का जो आपस में वो है कोलैबोरेशन, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो नेक्सॉन के सारे इंजन 1.5 लीटर जो उनका एनए आता है, सारी गाड़ियों में वही फिट करते हैं वो, तो वो उसके साथ सीएनजी बहुत बढ़िया जाती है। तो छोटी गाड़ियों में सीएनजी इसीलिए कामयाब भी है कि बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती है, और वहाँ पर सीएनजी आप फिट कर सकते हो, और फिट इन मतलब जो कंपनी फिट इन रहती है। मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ सीएनजी लेनी है तो कंपनी फिट इन वाली लो, सबसे बेस्ट रहती है। तो मोटा मोटा मेरा ये मानना है कि अगर ये वार स्ट्रेच होता है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं क्या होगा, तो अगर ये स्ट्रेच होता है तो आप मेरे हिसाब से एक सेगमेंट नीचे की गाड़ी खरीदोगे तो आपके लिए थोड़ा बेटर होगा, जिससे पैसे आप पैसे बचाओ। आपका पैसा भी बचेगा, थोड़ी गाड़ियाँ फ्यूल एफिशिएंट भी रहेगी, तो लॉन्ग टर्म में जो एक रनिंग कॉस्ट आपकी कम रहेगी। तो थोड़ा पैसा बचा के एक सेगमेंट नीचे गाड़ी खरीद लो। आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीद रहे हो तो एक माइक्रो एसयूवी पे शिफ्ट हो जाओ, एक फुल साइज एसयूवी खरीद रहे हो तो कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट एसयूवीज एसयूवी पे जो है वो थोड़ा सा आप चले जाओ। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपको मैं कहूँगी एक 10 लाख 12 लाख के रेंज में एक अच्छी सीएनजी गाड़ी निकालनी हो, तो लोगों को क्या एडवाइस करोगे? पर्टिकुलरली एक या दो ही गाड़ी का नाम लेंगे। देखो, मैं 10 लाख रुपए में अगर कुछ एडवाइस करता हूँ तो वो मैं करता हूँ ब्रेजा सीएनजी। ठीक है, ठीक है, हमारे खुद के पास ब्रेजा सीएनजी है, वो उसको अगस्त में अभी 2 साल हो 28-30 दे जाएगा। देती होगी आराम से। माइलेज छोड़ो आप, वो गाड़ी 70,000 किलोमीटर चल चुकी है। रिफाइनमेंट, रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, गाड़ी दिखने में अच्छी है, गाड़ी सेफ है। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो में उसका ब्रेकिंग टेस्ट किया था, ब्रेक्स बड़े अच्छे हैं, सब कुछ मतलब परफेक्ट है उस मतलब वही गाड़ी मैंने में। जैसे कहा कि मारुति के इंजन और सीएनजी का तो आपस में वही वो बहुत तगड़ा है। 1.5 लीटर कोई देता है नहीं उस सेगमेंट में, नेचुरल एस्पिरेट कोई नहीं देता। होंडा में भी जो है कंपनी फिटेड नहीं आता है, शोरूम फिटेड आता है, लेकिन जैसे अमेज में देते हैं वो, हाँ नहीं, वो नहीं लेना है एलिवेट बिल्कुल में भी। देते हैं वो। हालांकि गारंटी से कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांड कहता है कि हम वारंटी गारंटी पूरी देंगे, तो वो मेरे भी पास अमेज के लिए जा सकते हैं। मेरे पास जो अमेज है उसमें लगवा रखी है मैंने रेट्रोफिटमेंट, होंडा रेट्रोफिटमेंट से करा ही। रखी है, शोरूम से करा रखी है, हाँ, तो मैं फिर तो आप बिल्कुल, बता सकते हो मैं यार। रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं अच्छा, कहूँगा कि अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हो तो कंपनी फिटेड, तो होंडा फैक्ट्री देती नहीं ना? फिटेड नहीं देती, मत लो, छोड़ दो उस गाड़ी को। अगर आपको सीएनजी क्या चाहिए, दिक्कत क्या मतलब, क्या आपको क्या लगता है कि जो आपने ब्रेजर सीएनजी 70,000 चला ली, आप अमेज सीएनजी आपके पास है, क्या डिफरेंस है, क्या हर 6 रीजन है? महीने में एक बार मैकेनिक के पास आपको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, दिक्कत रहती है कुछ ना दिक्कत कुछ। रहती है, गाड़ी सर्दियों में बहुत ज़्यादा पेट्रोल पे चलती है, अच्छा, सेकंड चीज़। तीसरी चीज़, माइलेज भी उतनी कम अच्छी है। नहीं है। हाँ, 22-23 का माइलेज देती है। अगर आप इसी प्राइस में डिजायर सीएनजी पे जाते हो, या आप छोड़ो फ्रोंक्स ले लो, आप बलेनो उठा लो, तो 30-30 की माइलेज आपको तो देगी, आराम वहाँ से ये दे देगी, 22-23 की माइलेज देगी। दे देगी। तो आपको माइलेज भी कम मिल रही है। फिर वो जुगाड़ तो जुगाड़ ही है,
वो कौन सा फैक्ट्री थोड़ी करवा रहे हैं, जिस मैकेनिक से और लोग लगवा रहे हैं उसी भी से वो आपको- होंडा उठा के हाँ, लगवा हाँ, रही है। हाँ। बस वो ये है कि ये हमारा ऑथराइज वो है, डीलर है, हाँ, फलाना हाँ, है, ढिमकाना है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असेंबली लाइन से बेसिकली एक चीज़ होती है कि असेंबली लाइन से ही सीएनजी फिट होके आ रही है, उस हिसाब से सारी फिटमेंट आपकी की गई है, बिल्कुल। वो चीज़ नहीं है। आप कोई भी ब्रांड ले लो पर फैक्ट्री फिटेड सीएनजी पे जाओ, बिल्कुल, मैं मैं ये खुद ही कहूँगा। यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है। हाँ। बड़ा बढ़िया ऑप्शन बताता हूँ मैं, अगर कोई इसी मंथ गाड़ी लेने का प्लान कर रहा है तो शायद कुछ लोगों को अभी पता भी नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, विक्टोरिस सीएनजी। विक्टोरिस सीएनजी क्योंकि विक्टोरिस सीएनजी पे अभी डीलर दे रहा है 1 से 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट। डिस्काउंट में जा रही है, क्या रीजन डिस्काउंट है? पे जा रही है विक्टोरिस सीएनजी। अब रीजन कुछ भी हो उतनी सकता सेल है, नहीं उतनी आई। सेल नहीं होगी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो इसकी ग्रैंड विटारा की वजह से या उसकी जो हाई राइडर आती है टोयोटा की, उस वजह से ये विक्टोरिस थोड़ी सी अंडरडॉग हो गई है, थोड़ी सी अंडर सेल विक्टोरिस हो चली गई गई है है। अंडरडॉग अपने डिजाइन की वजह से, लोगों को लुक्स पसंद नहीं आ रहे अब जो ग्रैंड विटारा की जो एक मस्कुलर लुक आती है ना, हाँ हाँ, ग्रैंड विटारा दिखने में एनी टाइम बेटर लगती है तो विक्टोरिस ग्रैंड से। विटारा एक अच्छी चॉइस नहीं है विक्टोरिस अभी इस टाइम पे एक अच्छी डिस्काउंट की choice वजह है, से। डिस्काउंट की वजह से। अभी उसका सीएनजी का जो वो है वो डीलर बता रहे हैं 9.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम। जब ये लॉन्च हुई थी तब मैंने अपने दोस्त को दिलाई थी, उसको लगभग 13,30,000 के आसपास पड़ी थी। और अभी वो गाड़ी आपको 1.5-2 लाख रुपए जो सीएनजी है, कह रहे हो? सीएनजी कह रहा हूँ मैं, बेस मॉडल सीएनजी। यार बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अच्छा, स्पेस तो है ही है ना भाई, ठीक है, लुक्स में अगर आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो अंदर स्पेस तो मिल रहा है पूरा। तो अभी इस टाइम पे एक वो बढ़िया डिसीजन जो है वो हो सकता है सीएनजी के लिए। तो ये दो गाड़ी 10 लाख के मतलब अंदर दोनों कार आपने मारुति की सजेस्ट कर दी? हाँ, मारुति की मैंने इसीलिए सजेस्ट किया कि मुझे दोनों चलाई है, रखी है, तो सीएनजी में मुझे इनकी थोड़ी ज़्यादा वो लगती है पकड़। ठीक ठीक है, अगर आप मेरे से पेट्रोल में पूछते तो शायद मेरा डिसीजन कुछ अलग होता, बट सीएनजी में मुझे ये दो गाड़ियाँ बड़ी सही लगती है। एक ब्रेजा सीएनजी के लिए तो मैं भी हाँ करूँगा, ब्रेजा सीएनजी। हालांकि विक्टोरिस मेरे को भी रीज़न सिर्फ एक डिज़ाइन की वजह से है कि मेरे को अगर यही ऑफर मुझे अगर ग्रैंड विटारा में मिल जाए ना, तो मैं फिर उसमें 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर भी लेने को तैयार हूँ। ग्रैंड विटारा में एक दिक्कत है, क्योंकि ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट में सीएनजी नहीं आती, उसके आती है डेल्टा वेरिएंट में सीएनजी। अगर वो डिस्काउंट पे भी आप लोगे तो वो हो जाएगा 13-14 13-13.5 लाख रुपए के करीब करीब चला जाएगा। तो वो मार्जिन, फिर वो 3-4 लाख रुपए का फर्क पड़ गया ना सीधा सीधा। फिर वो जब आप इतना ऊपर चले जाते हो ना, फिर सीएनजी लेने में थोड़ा सा वो होता है लोगों को। और फीचर्स भी 13.5 लाख रुपए में उतने अच्छे नहीं मिलते। ईवी की बात करें, 2 ईवी गाड़ियाँ बताओ लोगों को अब। 2 ईवी गाड़ी, एक तो पंच ईवी हाँ, मैंने बता दिया आपको। कॉम्पैक्ट एसयूवी में हो गया। हाँ, मतलब आपको अगर स्टार्ट करना है ईवी से तो पंच ही है स्टार्ट, पंच, हाँ उसके लिए जाओ। उससे नीचे कुछ मत लो। ठीक है, कोमेट, टियागो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, पंच ईवी लो आप। ठीक है। ठीक है। एक तो नया डिज़ाइन आया है, प्राइसिंग कम हुई है, बैटरी बढ़ गई है, रेंज बढ़ गई है, और टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं टाटा की अभी बढ़िया होती जा रही ठीक हो रही है, हाँ ठीक है। चल तो रहा है। ये पंचीवी हो गया एक। दूसरा मेरा थोड़ा सा क्रेटा में और उसमें विंडसर ईवी में वो है। मैं विंडसर के लिए जाऊंगा। आप विंडसर के लिए जाओगे? विंडसर का डिजाइन थोड़ा सा पोलराइज है, तो मुझे लगता है कि लोग मेरे थोड़ा, को उसकी स्पेस बहुत जबरदस्त लगती है, स्पेस अच्छी उसकी है। सीटिंग और स्पेस जो है ना। हालांकि मेरे को उसके एसी से थोड़ी सी दिक्कत है, एसी थोड़ा गर्मियों में दिक्कत करता है। दूसरा जो उसकी ऊपर पूरी मून रूफ आती है, जो उसकी वो ग्लास की वजह से हीट आती है, जिसकी वजह से कई बार उसका एसी जो एक्सट्रीम वेदर है ना वहाँ पे इनफेक्टिव हो जाता है कभी कभार बीच में, जब वो अपनी बीएमएस को कूलिंग करने जाता है तो कैबिन को कूलिंग कम कर देता है। हालांकि ये एक प्रॉब्लम आपको टाटा में नहीं दिखेगी, बाकी सब जगह दिखेगी। तो ये विंडसर में बस एक दिक्कत एसी की थोड़ी लगती है, अदरवाइज स्पेस वगैरह देखा जाए, चलने में, रेंज टू बी स्पेसिफाई, जो रेंज वो बोलते हैं ना वो रेंज आपको मिलती है ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड। ये है एमजी के साथ ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि रेंज जो बोल रहे हैं वो सेम क्रेटा के साथ भी है। हाँ, क्रेटा आप देखोगे ना, क्रेटा आपको ऐसे बहुत ज़्यादा उसकी पीआर नहीं दिखेगी कि क्रेटा क्रेटा, जरूरत ही नहीं है। हाँ कहीं से ऐड आ रही है, कहीं से कुछ आ रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर बार बार क्रेटा क्रेटा चिल्ला रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। गाड़ी बहुत अच्छी है वो। थोड़ा सा मेरे को ना उसमें रेंज का रहता है, उसकी उसका बैटरी पैक के हिसाब से जो रेंज है ना वो थोड़ी जस्टिफाई नहीं करती, रेंज थोड़ी कम लगती है। जो हम बात करते हैं ना उस लेवल की गाड़ी की कम से कम 400 रेंज होनी चाहिए, वो वहां नहीं पहुंच पाती, वो 300 350 में बैठ जाती है। तो मेन प्लस पॉइंट ये है कि वो अलग थलग नहीं दिखती है, वो आपको नॉर्मलाइज कार की तरह लगेगी। हाँ ठीक है। 2 ईवी गाड़ियाँ होगी। चलो यार, अब 2 डीजल भी बता दो लोगों को जाते जाते। डीजल, डीजल में अब स्कॉर्पियो एन मत बोल देना। नहीं, पहले सुन लो, फिर दूसरी बताता हूँ मैं आपको। हाँ, तो पहली डीजल जो इस टाइम पे मुझे लगती है कि बड़ी बढ़िया गाड़ी है वो है सेल्टोस। ठीक है। सेल्टोस का बेस मॉडल भी उठा लो, ज़बरदस्त गाड़ी है,
5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेके आई है, लेंथ बढ़ गई है, यार वो space तो बढ़ भारत गया है। एनकैप की तुम बात कर रहे हो ना, भारत एनकैप तो सबको 5 रेटिंग बांट रहा है। या अब वो कंट्रोवर्शियल हम नहीं, बोल फिर भी स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अब एक पीछे एक चार्ट आया मेरे सामने, कितनी जितनी गाड़ियां टेस्ट की हैं सबको 5 स्टार रेटिंग बांट दी है उन्होंने। नहीं, फिर भी उसका प्लेटफॉर्म बदला है ना, K3 प्लेटफॉर्म अभी हुआ है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें सुधारी है। ठीक है, तो सेल्टोस सिर्फ सेफ्टी में नहीं। चलो सेफ्टी को साइड करते हैं, सेफ्टी पे बात ही नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, सेफ्टी को हटा भी दो आप तो भी रिलायबल है, इंजन भी रिलायबल है, माइलेज बढ़िया देती है, सर्विस नेटवर्क अभी बढ़िया हो गया है, ओवरऑल गाड़ी प्रीमियम लगती है, लगता है कि हाँ भाई ये 15-16 लाख क्रेटा रुपए डीजल की। से ऊपर पानोगे इसको? अभी इस टाइम पे क्रेटा डीजल से ऊपर है, क्योंकि क्रेटा का प्लेटफॉर्म जो है वो अभी वो बदला नहीं है, और क्रेटा में अभी अपडेट आएगा। एक स्टैगनेंट आ गया, कोई पुरानी वाली फील आती है, हाँ, जबकि सेल्टोस और में थोड़ा आपको एक क्रेटा का मुझे अब ये लगने लग गया है कि वो भेड़ चाल वाला हिसाब किताब है, हर दूसरे आदमी के पास क्रेटा है। मतलब लोग ना अपना माइंड नहीं लगा रहे, लोगों को नहीं कह रहे यार कौन पड़ेगा चक्करों में, क्रेटा उठाओ और घर लाओ बस। हाँ, ये लोग टेस्ट ड्राइव भी नहीं लेते। बिल्कुल, कुछ गाड़ी ऐसी है, ब्रेजा होगी, क्रेटा होगी, वैगनार हो नेक्सॉन हो गई, गई। और अभी एक गाड़ी पे आऊंगा, डीजल की बात चल रही है ना, उस पे भी मैं बताऊंगा आपको। और चलो सेफ महिंद्रा साइड खेलो। महिंद्रा 3XO डीजल 3XO की मार्केट नहीं है। नहीं, अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, वैल्यू फॉर मनी देखा जाए, डिस्काउंट अच्छा मिलेगा। देखो 3XO का मैं आपको बताऊं, डीजल का 300 Nm टॉर्क है भाई उसका। उसका ऑन पेपर 300 Nm टॉर्क है, उसका वेट भी कम है, लेकिन वो सेल्टोस से एक ड्रैग रेस में नहीं जीत पाती है। सेल्टोस से नहीं जीत पाती है। हाँ, जबकि सेल्टोस में 250 Nm का टॉर्क है। वही हो गया पावर इज टू बॉडी रेशो जो रहता पावर है। टू बॉडी रेशियो में भी वेट उसका कम है 3XO का, फिर फिर भी भी नहीं जीत पाती फिर है। भी नहीं जीत पाती। बात नहीं है उसमें 300 न्यूटन मीटर वाली, जबकि आप एक सेल्टोस को यार चलाओगे ना। बहुत से लोग जो मेरे पास ओनरशिप रिव्यू के लिए आए हैं, हालांकि वही बात है, कंपैरिजन वाली बात है, अब उन्होंने सेल्टोस नहीं चलाई होगी, लेकिन वो एक डीजल कहते हैं कि तूफान है यार, मतलब अगर आपको डीजल गाड़ी लेनी है छोटी में, तो फिर इससे बढ़िया गाड़ी कोई नहीं मैं भी सरप्राइज था जब मैंने दोनों गाड़ियां चलाई और हमने ड्रैग रेस की, और जब वो पहली बार हारी ना, तो ये हो गया, ये कैसे हार गई यार, ये तो हार ही नहीं सकती, छोटी गाड़ी है, इसमें ज्यादा टॉर्क है। पावर है। दोबारा की, तिबारा की, लेकिन हर बार सेल्टोस ड्राइवर पे भी उसको फर्क पड़ता है। सब चेंज करके देख लिया, पूरा अपना सब चेंज, जो सेल्टोस जिता रहा था उसको उसमें बिठा दिया भाई। चलो एक गाड़ी होगी सेल्टोस डीजल, ठीक है, और दूसरी गाड़ी स्कॉर्पियो एन। आगे ना देखा स्कॉर्पियन पे। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ स्कॉर्पियो एन 20-22 लाख रुपए के प्राइस में, उसमें जहाँ पे ठीक ठाक आप आ जाता है। Z8 सेलेक्ट, सेलेक्ट जो वेरिएंट है उनका, ठीक है, वो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, और उसमें भी अगर हो सके तो आप ऑटोमेटिक उठाओ। डीजल में। हाँ, 22.5 लाख के करीब आई थिंक पड़ जाती होगी, या अभी टैक्स कम हुआ है तो उससे थोड़ी और सस्ती हो गई होगी। बड़ी गाड़ी, डीजल गाड़ी, पर बस वही है कि अब हर तीसरे आदमी के पास स्कॉर्पियन होने लग गई है। आप मानोगे नहीं, जो टॉप 10 की अभी लिस्ट आई है ना मोस्ट सेलिंग गाड़ियों की, तो उसमें स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियन है। हो सकता है, बताओ कहाँ वैगनार मैंने देख 6 रहा से था। 7 और लाख एक रुपए एक की। गाड़ी है, अब नाम लेना चाहो तुम ले लेना, जो उसका बहुत हाइप किया गया वो टॉप 10 में भी नहीं है। कौन? अभी पीछे लॉन्च हुई थी। ठीक जिसका है, जिसका सिएरा, बहुत सिएरा की बात कर रहे हो क्या? नहीं देखो, सिएरा टॉप 10 ठीक में है, नहीं मतलब है। अपना वो निकाल रही है सेल्स, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो क्रेटा और सेल्टोस को वो वाली टक्कर नहीं दे पाई ना, क्रेटा आज भी बिक रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं यार टक्कर मार्केट दे वैल्यू जो उस टाइम से बना रखी है ना उसने। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने यार चलो इस पे भी बात कर लेते हैं, वो लोग कहते हैं यार रोड प्रेजेंस देखी जाए, साथ में खड़ी हो गाड़ी, वो छोटी लगती है वो बड़ी लगती है। सिएरा? अब एक भाई की मैंने पीछे एक वीडियो देखी, वो बता रहा है कि पेट्रोल पंप पे खड़ी थी, तो सेल्टोस आगे खड़ी थी, वो नीची लग रही थी, सेरा ऊंची लग रही थी। हाँ, ऊंची है। पर चौड़ाई में देखी जाए, ओवरऑल डायमेंशन देखी जाए तो वो देखो, मैंने सेल्टोस के साथ उसको खड़े करके कंपेयर नहीं किया है, क्रेटा के साथ मैंने कंपेयर किया था, तो सिएरा कहीं ना कहीं क्रेटा से बड़ी लगती है, इसमें कोई वो नहीं है। विड्थ वाइज भी, हाँ, विड्थ वाइज भी बड़ी लगती है, और हाइट वाइज तो काफी बड़ी, क्योंकि वो हाइट बिल्कुल वाइज तो है। ऐसे स्ट्रेट है। क्रेटा क्या है कि डाउन चली जाती है पीछे से, तो वो नीचे क्रेटा लगती है। नीची है, सेल्टोस भी नीची है। मैं सिर्फ सामने आगे से देख रहा हूँ कि आगे डैमेज जो विड्थ वाइज है उसमें किसकी रोड प्रेजेंस ज्यादा। विड्थ वाइज जो है सामने से अगर आप देखते हो तो क्रेटा आपको चौड़ी लगती है। सेल्टोस भी चौड़ी लगती है। हाँ, सेल्टोस भी, सेल्टोस तो आई थिंक उससे सेल्टोस लंबी की तो भी है। ग्रिल ही इतनी बड़ी दे दी उन्होंने कि अब वो वैसी ही चौड़ी लगती है। तो दूसरी गाड़ी थी अपनी स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन बेस्ट गाड़ी है इस टाइम पे, अगर कोई खरीद रहा है, डीजल में खरीद रहा है, पेट्रोल में बिल्कुल नहीं खरीदना है, डीजल में खरीद रहा है, अच्छा, बेस्ट एक तुमने बताई थी पहले, सेल्टोस, और एक सेल्टोस बताई और एक स्कॉर्पियन। एक स्कॉर्पियन बताई 22 लाख रुपए के आसपास के बजट में। ठीक है। ठीक है, बाकी अगर आप तो ये सफारी हो गई है आपकी, आपकी सफारी हो गई या हैरियर हो गई, ये कहीं स्टैंड नहीं करती। 2 लीटर का इंजन दे रहे हैं वो भी, सफारी अगर आप लेना चाह रहे हो, टॉप कन्वर्टर दे रहे हैं, 2 लीटर का इंजन दे रहे हैं।
तो मेरा ये है कि उनके कोई ऐसे वेरिएंट उठाओ जो आपको 16-17 लाख रुपए के आसपास में। एडवेंचर वाला वेरिएंट जो अभी पीछे आया था, एडवेंचर एक्स वो सबसे बेस्ट वेरिएंट था मेरे हिसाब 16-17 लाख रुपए के आसपास से। वो आप भी उनको आपको खरीद ऑनरोड सकते 20 हो। तक पड़ ही जाता है वो, मतलब वो तो एक्स शोरूम जाता है ना 17-18 वाला। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा स्कॉर्पियो एन स्कॉर्पियो, ठीक। डीजल में। तो अभी इम्पैक्ट जो चल रहा है, अभी जो करंट सिचुएशन जो चल रही है, सिनेरियो चल रहा है, अब उस हिसाब से जो फाइनल जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एडवाइस क्या रहेगी? देखो वैसे तो हमने वीडियो में बता ही दिया सब कुछ कि रुक जाओ अभी इमीडिएट नहीं है तो रुक जाओ। इमीडिएट नहीं है तो रुक जाओ, इमीडिएट है तो फिर और 1-2 सोचो महीने मत। की वेट मत करो, आप जाके खरीद लो, अभी सही प्राइसिंग पे गाड़ियाँ मिल रही है। एक गाड़ी और है जो डिस्काउंट पे मिल रही है, वो है कर्व। हाँ, अगर किसी को चाहिए पेट्रोल, मतलब भाई मुझे थोड़ा सा चलना है बस, एक साल में मुझे मुश्किल से 4-5 हज़ार किलोमीटर चलानी है, बस मेरे को गाड़ी कर्व चाहिए। ईवी तक पे 3-3 लाख 3.5 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है। अरे इस पे पेट्रोल डीजल पे मिल रहा है। मिल रहा है। डीजल पे अभी मेरे पास कल परसों ही एक कॉल आई थी एक डीलर की, तो उसने बताया भाई हमारे पास खड़ी हुई है गाड़ी 25 मॉडल, आप वो उठा लो, आपको 3 लाख रुपए का डिस्काउंट दे मिल देंगे। जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी चॉइस जो है वो बन सकती है जिनको कम चलानी है। ये आप पेट्रोल बता रहे हो डीजल बता रहे हो? दोनों, पेट्रोल डीजल दोनों हाँ। चलाने में, दोनों डीजल में तो देखो, डीजल नहीं पेट्रोल पे ही मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि डीजल का मेरा ऐसा है कि डीजल वो ले जिसको ज़्यादा चलानी है, और फिर जब डीजल की बात आ जाती है तो फिर मैं सेल्टोस को तो ही इनका ज़्यादा प्रेफर 1.5 करता हूँ। जो आता है पेट्रोल में, जो हाइपीरियन इंजन आया था, वो हमने चलाया भी था गोवा जाके। बिल्कुल। तो कैसा लगा था वो, मतलब आपको लग रहा है कि वो बाकी गाड़ियों को 3 नहीं लाख के नहीं, डिस्काउंट के बाद भी वो जस्टिफाई करता है? 3 लाख डिस्काउंट के बाद जस्टिफाई कर देगा। हाँ, अगर आप ऐसे रेट टू रेट देखोगे ना, हाँ। तो मुझे कहीं ना कहीं वो उतना वो नहीं लगता कि भाई डील ब्रेकर है। बट हाँ, अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो गाड़ी में स्पेस अच्छा है, फीचर अच्छे स्पेस हैं, अच्छा है, और आप ले टेक सकते अच्छा हो। है, साइज अच्छा है, ओवरऑल रोड प्रेजेंस बहुत शानदार है। ठीक है, तो ये होगी 2 गाड़ियाँ। और अपने ईवी में तो आपको बताइए कि डिस्काउंट चलता रहता है, ईवी पे तो सभी गाड़ियों पे चल रहा है मेरे ईवी ख्याल से। आप खरीद लो, जिस पे भी जो भी बढ़िया आपको डिस्काउंट मिल जाए मैं आप एक वो और उठा चीज़ लो। बोलूंगा कि अगर आप ईवी लेने जा रहे हो ना, तो एक बार विनफास्ट की VF6 भी करो ट्राई। VF7 थोड़ी हायर साइड जाती है। विनफास्ट में क्यों बोल रहा हूँ कि लोग, बहुत से लोग बोलेंगे यार नई कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कार्स उनकी अच्छी हैं, VF6 की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। दूसरा, उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में। तो जब कोई ब्रांड इतना ज़्यादा हायर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। और वो कार्स अभी हो सकता है कि बाहर से बन के आ रही हूँ यहाँ पर, या फिर यहाँ आके असेंबल हो रही हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में वो यहीं पे पूरी तरह से मैन्युफैक्चर होंगी। कार्स का प्राइस और कम होगा, उनका सर्विस नेटवर्क भी बढ़ेगा, और कुल मिला के उनकी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि बढ़िया है। अगर आप, जैसे हम BYD को बोलते हैं ना, BYD की टेक्नोलॉजी अच्छी है, बैटरीज अच्छी हैं, उस तरह से विनफास्ट की भी अच्छी है। तो VF6 को आप बोल सकते हो, उनकी प्राइसिंग बहुत अच्छी है, उनका ओवरऑल जो पैकेज देते हैं ना, अभी पीछे जैसे उन्होंने बोला 3 साल की मेंटेनेंस फ्री, ये फ्री, वो फ्री, वो फ्री, वहाँ चार्जिंग फ्री, वैसे VF6 का एक कंबाइंड पैकेज काफ़ी अच्छा है। तो वो भी एक कंसिडर किया जाता है। VF7 थोड़ी सी महंगी पड़ती है। हाँ ठीक है, उनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं ईवी की, क्योंकि वो ब्रांड बोर्न ईवी है, और जो ब्रांड बोर्न ईवी है वो ईवी में थोड़ा ज़्यादा सस्टेन कर पाती है। मेरे को उनका फ्यूचर लग रहा है कि वो इंडिया में सस्टेन कर जाएंगे। बिल्कुल, BYD का भी सेम है, BYD की गाड़ियाँ कितनी अच्छी है। हाँ, बस मतलब वही है जितनी कि वो बेच पा रहे हैं ना BYD, उतनी ही विनफास्ट भी बेच लेगा। बिल्कुल, और BYD की थोड़ी मास मार्केट कार्स नहीं है, लग्जरी एंड पे ये सारी, बट सारी अब टेस्ला में आप देख लो, टेस्ला और BYD की सी लाइन 7 अगर आप देखते हो तो एनी टाइम सी लाइन 7 सी लाइन 7, वो मैं तो अच्छी कह रहा गाड़ी है। हूँ अगर आप सी लाइन 7 देख रहे हो, चलो सी लाइन 7 सील देखो एक बार, क्या मस्त उसमें, मतलब जो रोड प्रेजेंस जबरदस्त आती है। पर मेरे वो को तो चलती नहीं पर्सनली है वो ना, ज़्यादा अच्छी वो लगती है। गांव में नहीं चलेगी हमारे। हाँ, वहाँ उसकी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है बिल्कुल भी। चलो ठीक है, इसलिए ठीक है, आप, और एक चीज़ और लास्ट अपन करते हैं कि गवर्नमेंट का क्या है ईवी को लेके, या फिर डीजल को लेके, या फिर इस पूरे वॉर को लेके, क्या सिनेरियो है गवर्नमेंट का, क्या आगे का प्लान है? देखो ईवी को लेके बात सबसे पहले बोले तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश कर रही है ईवी की तरफ। अगर अभी हम फिलहाल देखें तो वापस दिल्ली का जो 2.0 आया है, उसमें आपकी रोड टैक्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें निल हो गई है, ज़ीरो हो गई है। तो अब ये वापस आपको जो है कहीं ना कहीं हर कार के ऊपर आप मान के चलो 60-70 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए के आसपास, डिपेंडिंग अपन कौन सी गाड़ी ले रहे हो, कॉस्ट का फर्क पड़ेगा। तो ईवी के लिए तो गवर्नमेंट पुश कर रही है ठीक ठाक। ये सिर्फ इंडिया, जब सिर्फ दिल्ली में नहीं, इवन की हाइब्रिड पे भी उन्होंने अब तो पुश करने की सोच बोली है कि हाइब्रिड पे भी कर रहे हैं। फिर यूपी जैसी स्टेट्स में ऑलरेडी है ही है, और स्टेट्स में भी, साउथ साइड में आप चले जाओ तो आपको ईवी यहाँ नॉर्थ से ज़्यादा दिखेंगी। साउथ साइड में ऑलरेडी ईवी को लेकर, चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे वो 4 व्हीलर है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो कैब्स हैं,
तो उनका ऑलरेडी आपको एक ईवी का ठीक ठाक सेटअप आपको साउथ साइड में ज़्यादा दिखेगा। इनफैक्ट ईस्ट साइड आप चले जाओ, ईस्टर्न इंडिया, जहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा ईवी का, जो वहाँ पे नंबर ऑफ चार्जर्स है या फिर अब जो लोगों का माइंडसेट है वो ईवी की तरफ जा रहा है। तो ईवी तो गवर्नमेंट पुश कर रही है, लोग भी जा रहे हैं। डीजल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाह रही है कि धीरे धीरे कम होता जाए। ठीक है, टाटा है जो ऑलरेडी अब फिर से अभी भी फुल ऑन डीजल निकाल रहे हैं। इनफैक्ट अभी लास्ट हमने सेरा देखी है, उसमें भी उन्होंने डीजल दिया है। फिर उसके बाद महिंद्रा देखें, फुल ऑन डीजल निकाल रहे हैं। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि टाटा और महिंद्रा जैसी जो होम ग्रोन कंपनीज हैं, उनके पास तो न्यूज़ पहले ही आ जाती होगी ना, मतलब उनके पास तो न्यूज़ रहती होगी ना कि गवर्नमेंट क्या प्लान करने वाली है। अगर उनको ये पता हो कि भी डीजल बंद होने वाला है, तो फिर वो डीजल की मैन्युफैक्चरिंग क्यों करेंगे। एडवेंचर एक्स वगैरह में भी डीजल वगैरह उन्होंने प्रॉपर, उसके बाद उन्होंने पेट्रोल वेरिएंट निकाले हैं हाँ, सफारी और हैरियर पे। सीएनजी जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। आने वाले टाइम में और ब्रांड जो है वो सीएनजी की तरफ जा रहे हैं। अब ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से और अच्छा हो गया है, स्पेस भी पूरा मिल जाता है आपको, बूट स्पेस वगैरह भी हुंडई ने भी देना शुरू कर दिया है, टाटा तो दे ही रहा था, मारुति ने भी देना शुरू कर दिया है। रहेगा सब कुछ मार्केट में, मतलब मैं लास्ट में वो बोलूँ कि मैंने क्या कंक्लूड किया, सब कुछ रहेगा, कुछ भी कम नहीं होगा। ईवी भी बिकेगी, सीएनजी भी बिकेगी, पेट्रोल डीजल भी बिकेगा। हाइब्रिड का नहीं बता रहे हो आप? हाँ, हाइब्रिड पे यार चक्कर ये है कि आपके पास ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं हाइब्रिड। यही मेरा सवाल था कि हम एक अच्छे सेगमेंट को छोड़ रहे हैं, एकदम लेफ्ट आउट कर दिया है उसको। बहुत अच्छी गाड़ियाँ हमारे पास हैं हाइब्रिड में, जहाँ पर अगर हम देखें टोयोटा की आपकी जो वो आती हाई राइडर वगैरह जो रहती है, जो फुल हाइब्रिड मतलब माइल्ड हाइब्रिड मत मतलब, माइल्ड हाइब्रिड तो आपको वो काट रहे हैं आपका वो ठीक छोड़ है, दो। वो मारुति भी काट रही है, वो टोयोटा भी काट रही है। माइल्ड हाइब्रिड नहीं, मैं फुल हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ। तो फुल हाइब्रिड में आपकी जो ये कार्स हैं, जो बहुत शानदार गाड़ी है ये, तो मेरे हिसाब से इसको प्रमोट और करना चाहिए गवर्नमेंट। अगर इसमें डिस्काउंट देना तो हाइब्रिड यूपी गवर्नमेंट तो आई थिंक देती है देती है, हाइब्रिड ऑलरेडी दे रही है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अब निकाला है, मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता ये जो 2.0 निकली है पॉलिसी, इसमें हाइब्रिड का नाम तो आया था कहीं, पर एग्जैक्टली क्या है वो मैं अभी नहीं श्योर हूँ, तो मैं बता नहीं सकता। बट कुछ ना कुछ तो हाइब्रिड को भी लेके भी उन्होंने कुछ किया है। हाइब्रिड मेरे हिसाब से ईवी से भी बेटर मुझे लगता है, ईवी से एक बेटर है, सीएनजी गाड़ी से भी बेटर लगता है, एक डीजल से भी, और पेट्रोल से तो है ही। मैं अगर इन चार टेक्नोलॉजी में कुछ मेरे को चूज करना हो ना, मतलब कि कुछ अच्छे ऑप्शन अगर मिल जाए, तो हाइब्रिड सबसे बेस्ट है। चाहे हाइब्रिड की गाड़ी कौन सी आपको लगेगी? ऑप्शन बहुत कम है। ऑप्शन बहुत कम है। अपने पास क्या है? अपने पास ग्रैंड विटारा हाई राइडर का कॉम्बो है, फिर अपने पास होंडा सिटी एक अच्छी गाड़ी। होंडा सिटी तो पर मार्केट पब्लिसाइज ही नहीं की ना, मार्केट भी नहीं की उन्होंने। अब फायदा भी नहीं है कोई उसको मार्केट करने का। आपको पता ही है सेडान्स खत्म ही है एक तरह खत्म हो गई है। अगर तो सेडान में बिक रही है कोई तो वर्टस बिक रही है बस। इनके पास एलिवेट को ऊपर ले जाने का एक बहुत बढ़िया चांस था। अगर उसके एकदम लोअर वेरिएंट से हाइब्रिड टैग देते थोड़ा अफोर्डेबिलिटी के साथ, तो मुझे लगता है कि वो गाड़ी एक अच्छी मार्केट जो है बना सकती थी। अभी अपने दिल्ली एनसीआर के एरिया में तो क्या है, डीजल गाड़ी लेती है बस 2 साल तो ठीक है, 30 साल ऐसे हो जाते हैं लोग, पता नहीं यार जाने देंगे नहीं जाने देंगे, दिल्ली में क्या है क्या नहीं है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। नहीं, लोगों को डीजल गाड़ियाँ पसंद बहुत है। आप देखो मारुति जब डीजल बेचती थी तो डीजल ही चल रही थी, फिर स्विफ्ट ब्रेजा सब डीजल में निकलती, क्या बिकती थी। उनका डीडीएसआई जो इंजन था वो भी इतना शानदार था, बढ़िया था। मारुति ने बहुत टाइम रहते अपना इंजन बंद कर दिया, हाँ, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता था ये चीज़। पर मुझे लगता है कि उसको चलना चाहिए था। अभी क्रेटा आप देख लो, लगभग 45% जो सेल्स है क्रेटा की वो डीजल से आती है। बिल्कुल, तो बिक तो रही है ना गाड़ी। डीजल मारुति की भी बिकती है, ऐसा नहीं है कि लोग खरीद नहीं रहे हैं, लोग तो खरीद रहे हैं। बस थोड़ा सा वो शिफ्ट जो है ना लोगों का, वो छोटी गाड़ियों से और अब बड़ी गाड़ियों पे चला गया है। अभी छोटी गाड़ियाँ नहीं बिकती। एक टाइम था जब ऑल्टो अंधा बिकती थी, अभी कहाँ, कहीं नाम नहीं है ऑल्टो का। वैगनार वो टैक्सी वाले पर्पज के हिसाब से बिक जाती है, नहीं उसके ऊपर आप मारुति की मोस्ट किसी का अगर थोड़ा भी हाथ बैठता है ना तो वो सीधा बड़ी गाड़ी के लिए जाता है, सीधा ब्रेजा। ब्रेजा से नीचे नहीं, ब्रेजा से शुरू करता है। पंच भी एक थोड़ी बड़ी गाड़ी लगती है, तो पंच की भी सेल्स हमें काफी अच्छी देखने को 15,000 14,000 15,000 पे गाड़ी बिकती है। मैं एक चीज़ और यहाँ पे मतलब मेंशन करना चाहूँगा, होंडा के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है हाइब्रिड की, ओवर द ग्लोब वो एक से एक हाइब्रिड कार्स बेचते हैं। इंडिया में वो हाइब्रिड नहीं लेके आते हैं। इनफैक्ट पीछे न्यूज़ आई थी कि वो अपनी इलेक्ट्रिक भी लाने वाले थे, जो 2029 में आनी थी, वो भी कैंसिल हो गया अभी फिलहाल। वो तो
और एक हाइब्रिड का अच्छा एग्जांपल इनोवा आई क्रॉस, वो हाँ, वही जैसे इन्विक्टो है वैसे आपकी हाई क्रॉस है, कितनी अच्छी बिक रही है। कितनी बढ़िया गाड़ी है वो। तो हाइब्रिड भी थोड़ा सा वो सेगमेंट अभी अंडर डेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड है। टोयोटा के पास क्या ये टेक्नोलॉजी नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया बनाने की हाँ, जरूरत ये है, ये भी है, वो उनको इंडिया में लेके आनी है। होंडा के पास नहीं है या और ब्रांड्स के पास नहीं है, सबके पास है। फॉक्सवैगन स्कोडा तक के पास बाहर एक से एक हाइब्रिड बिकती है, और बाहर हाइब्रिड ही चलती हैं। आप देखो, जो सिर्फ गैसोलीन, हम पेट्रोल बोलते हैं वो गैसोलीन बोलते हैं, सिर्फ गैसोलीन की गाड़ियां तो आपको बिकती दिखेंगी नहीं, हाइब्रिड ही बिकती है हर जगह, क्योंकि कंसेप्ट ही वही है। वही आप एक फ्यूल पे आप वो नहीं कर सकते, उनको माइलेज नहीं निकलती। अब ये चीज़ इंडियन मार्केट पे क्यों नहीं आती? या तो लेने, अब ऑब्वियसली बात है कि या तो उनको लगता है कि इंडियन मार्केट में लोग लेंगे नहीं इस गाड़ी को, या कॉस्ट एक फैक्टर हो जाएगा, महंगी हो जाएगी गाड़ी हाइब्रिड की वजह से, ऑब्वियसली कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, इसलिए नहीं लेके आते। मुझे तो नहीं देखो, लगता एक बार मैंने इसका एनालिसिस किया था तो लगभग 3 लाख रुपए का डिफरेंस जो है वो आ आता जाता है। ठीक है। और फ्यूल में इतनी बचत नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल में भी आप वो वसूल कर पाओ, फिर ये अनटिल एक और रीजन है। अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा गाड़ी चला रहे हो। तो ये एक फैक्टर वहाँ पे बनता है। पर गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा उसको पुश करे, आप जैसे बताओ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट अगर मान लो 1.5 लाख रुपए कम हो गए तो हमें अपफ्रंट 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। फिर लोग उसकी तरफ जाएंगे। अगर 1.5 लाख रुपए मुझे देने हैं और मुझे माइलेज अच्छी मिल रही है तो मैं क्यों नहीं लूंगा यार, बताओ। जैसे ईवी पे कर देती है, ईवी पे काफ़ी स्टेट्स में टैक्स नहीं लगता। अपने हरियाणा में तो लगता है 75%, बट राजस्थान में नहीं लगता, दिल्ली में नहीं लगता। नहीं लगता, यूपी में भी नहीं लगता। तो अगर मेरे को आज ईवी गाड़ी खरीदनी हो तो या तो मैं राजस्थान रजिस्टर करवाऊंगा या फिर मैं दिल्ली रजिस्टर करवाऊंगा। तो सब उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहते कि भाई मैं किसी और के नाम पे ये करवा लूंगा या कुछ कर लूंगा। अक्रॉस कंट्री हो जाना चाहिए पूरा कि एकदम। आपको अगर सच में ईवी को करना है ना, तो आपको ईवी को जो है अगर लोगों को घर घर पहुंचाना है। चलो ठीक है, इसको तो एंड फिर करते हैं भाई, यहाँ पे भी हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। हालांकि हमने स्टार्ट किया था इम्पैक्ट ऑफ दी करंट सिचुएशन, ग्लोबल वॉर जो चल रही है उसका ऑटोमोबाइल पे क्या है, उस पर भी काफ़ी डिस्कस। उसके अलावा भी हमने और ऑफ टॉपिक जाकर भी काफ़ी डिस्कशन कर लिया। ऑफ टॉपिक तो जरूरी है ना, एट द एंड तो लोगों को खरीदना क्या है, और भाई ने काफ़ी अच्छी अच्छी ऑप्शन गाड़ियाँ भी ही बताई हैं। खरीदनी है। हाँ, मैं कहा एट द एंड तो लोगों को गाड़ियाँ ही खरीदनी है। गाड़ियाँ खरीदनी है, और अब आपके लिए कौन सी कार्स अच्छी रहेंगी वो भी विकास भाई ने जो है सजेस्ट कर ही दिया है कि कौन सी कार जो है वो सही रहेंगी। चाहे वो ईवी हो, आपकी सीएनजी हो, पेट्रोल डीजल हो, वो भी हमने बात कर ली। कैसा लगा आपको ये एक डिस्कशन? हमने एक तरह से एक्सपेरिमेंट के तौर पे विकास भाई ने इनिशिएटिव लिया और हमने कहा कि चलो यार कुछ करते हैं। तो कैसा लगा आपको इनिशिएटिव, हमें बताओ कमेंट सेक्शन में। और किन टॉपिक्स को हम पकड़ सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक पे बात कर सकें। अगर किसी गेस्ट को बुलाना चाहते हैं तो हम वो भी कोशिश करेंगे किसी को लेकर आने की, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो। अगर ये पसंद आया तो फिर किसी और गेस्ट के साथ भी जो है करेंगे। हम बात करेंगे, थोड़ी सी और बड़े लेवल पे चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली में इंडस्ट्री। थोड़ी और डेंस लेवल पे थोड़ी सीरियस टॉक बात करें ताकि एक इन्फॉर्मेटिव आपको कंटेंट दे सकें। ठीक है विकास भाई, इसको एंड करते हैं। आई ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।